गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों का वेलकम है आज के इस प्यारे से सेशन में। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग आज से क्लास 9th का कंप्लीट साइंस का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हर एक चैप्टर को अलग अलग टॉपिक वाइज आपको चैप्टर लेक्चर वाइज लेक्चर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट साइंस अच्छा रहेगा। हो सकता है तो आने वाले समय में अदर सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है, और एसएसटी हो गया, बाकी सब्जेक्ट पर भी हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस, और साइंस में सबसे पहला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा। मेरे साथ साथ नोट्स भी लिखते रहिएगा। ठीक है, फांकीबाजी नहीं मारना है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं, देख रहा है गमछवा से मिटा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार सर आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो बायो होता क्या है। ठीक है, पता है बायोलॉजी में एक खूबसूरत बात क्या है, जो टर्म लिखा रहता है उसी टर्म के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है बायो में। यही बायो का एक खूबसूरती है। ठीक है, अब देखिए लिखा गया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का क्या मतलब होता है बच्चों। बायो जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक को बोलते हैं बायो, जिसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लोजी सुनोजी, इसका मतलब क्या है, स्टडी। बात पकड़ में है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। बायो का मतलब क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब क्या हो रहा है, स्टडी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बायोलॉजी को अगर हमको डिफाइन करना हो तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो बोल सकते हैं कि सर बायो के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, लिख सकते हैं डेफिनेशन। इसमें किसी को भी कहीं पर कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म are called बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, तो बायोलॉजी का मतलब पकड़ में आ गया। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अब डेफिनेशन को रटने वाला बात नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से समझने का काम करना है। जैसे आप सभी को पता है कि बायोलॉजी कहीं ना कहीं एक तरीका से साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, बोल सकते हैं कि बायोलॉजी जो है साइंस का एक पार्ट है या फिर एक ब्रांच है, और इसी ब्रांच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ या फिर ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोल सकते हैं बायोलॉजी का डेफिनेशन। ये भी आप एम्फसाइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलते हैं, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप ये भी लिख लीजिए, और अभी जो बोले वो भी आप लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो बायोलॉजी की बात हो रहा है तो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि सर है कि आगे हम लोग को समझना पड़ेगा कुछ चीजें, कुछ टर्म। तो समझते हैं कि सर बायो दो भागों में बांटा गया है। आगे जाकर के जब आप 10th के बाद 11th में जाओगे तो बायोलॉजी आप दो भाग में बांट कर पढ़ोगे।
एक को बोलते हैं बोटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। ठीक है, एक क्या होता है बोटनी, दूसरा क्या होता है जूलॉजी होता है। अब देखो, बोटनी नाम सुनते ही माइंड में प्लांट्स के बारे में आता है सर। बोटनी नाम सुनते ही माइंड में प्लांट्स के बारे में आता है। तो बोटनी में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात लिख देते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जू का क्या मतलब होता है, जू एनिमल्स, और लॉजी का मतलब अभी भी पता है स्टडी करना। तो जूलॉजी के अंदर एनिमल्स का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लिख देंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। डन है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलिए, तो इसको साथ साथ नोट करना। ठीक है, थोड़ा समय दे रहे हैं, नोट कर लो। हमको लगता है तुम लोग नोट कर लिया होगा, है ना? चलो इसको मिटाते हैं अब। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं आप सबसे बोलूं कि अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो और बोलो कि तुमको क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपके पास कुछ प्लांट दिखाई दे, कुछ एनिमल्स दिखाई दे, जैसे इंसान भी हो सकता है। ठीक है, और भी एनिमल्स जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, कुछ भी एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारा चीज दिखाई दे सकता है। या फिर आपके हाथ में कॉपी होगा, पेन होगा, टेबल, चेयर, लाइट, ये सारा चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अगर इन सारे चीजों को एक तरीका से कैटेगराइज करके बोला जाए तो सिंपल सी बात हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप अपने सराउंडिंग में एक बार नजर डालते हैं तो आपको दो चीज दिखाई देती है, पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। ठीक है, यहां तक बात पूरा क्लियर है? हम ये बोलना चाह रहे हैं, इफ, लिखना मेरे साथ, इफ यू see in your environment सराउंडिंग लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इफ यू सी इन योर सराउंडिंग, you observe two things। ठीक है, पसीना भी चल रहा है, इतना गर्मी है कि नहीं। पहला लिविंग और सेकंड नॉन लिविंग। आई थिंक आप सभी बच्चे इस बात से अवेयर होंगे कि सर लिविंग और नॉन लिविंग किसको बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, बताओ क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग, थोड़ा सा सोचो। तो माइंड में कुछ आ रहा होगा, सर लिविंग उसको बोल रहे हैं जो सर चलता है। चलता है मतलब सर मूवमेंट करता है, ग्रोथ करता है, खाता है, पीता है कि नहीं? ये सब क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? और कुछ बोलना है? सोचो सोचो, और कुछ? हाँ, आने दो। ठीक है, चलो। तो बोल सकते हैं, अगर तुमसे मैं पूछूं कि एक बेसिक डिफरेंस बताओ कि वो क्या ऐसा चीज है जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है,
तो आपके अंदर मन में एक जवाब आएगा। आ रहा है ना, हो सकता है कि नहीं भी आए, बता देते हैं क्या जवाब आएगा। वो है प्रेजेंस ऑफ सेल। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना छोटा से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म और जितना बड़ा से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के अंदर सेल्स जरूर प्रेजेंट होगा। अगर सेल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात लिख सकते हैं, लिविंग उसको बोलेंगे जिसके अंदर सेल प्रेजेंट होगा। लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल। और नॉन लिविंग उसको बोलेंगे जिसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्या लिख देना, एब्सेंस ऑफ सेल, एब्सेंस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहाँ तक तो हम समझ लिए हैं। अब यहाँ पर एक नया टर्म दिखाई दिया हमको, क्या है वो, सेल। आखिरकार सेल होता क्या है, तो इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा धीरज रखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार सेल होता क्या है, तो सेल को समझने से पहले एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल का डेफिनेशन बताएंगे और इस डेफिनेशन के अंदर हम लोग थोड़ा सा गोता लगाएंगे और डीप में जाकर के बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको कुछ चीजें बता दो। यहाँ पर एक छोटा सा हम घर बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा घर बना देते हैं। ये रहा घर, एक गेट भी रख देते हैं और खिड़कियां भी बना देते हैं, खिड़कियां। ये रहा 2 खिड़कियां, है कि नहीं। हमारा ड्राइंग थोड़ा खतरनाक बना है। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो घर बना है ये किस चीज से मिलकर के बना है, किस मटेरियल से। तो बच्चों एक बेसिक बात बताएं तो हम एक ब्रिक को, ठीक है, ब्रिक यानी कि ईंट, ये क्या है, ब्रिक्स है। ठीक है, ब्रिक है और ये क्या है, हाउस है। तो हाउस को बनाने के लिए, हाउस को बनाने के लिए बहुत सारा ब्रिक्स हमको लगेगा। तो एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक्स इस तरीके से रखते जाते हैं, रखते जाते हैं। ठीक है, रखते जाएंगे, इस तरीके से 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 रखते जाएंगे। और ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज हमको नजर आ रहा है, क्या बोल रहे कि सर ये जो ईंटा है, ये जो ब्रिक्स है, इस घर का एक स्ट्रक्चर तैयार करने का काम कर रहा है। फिर से यहाँ जो ब्रिक्स है, ठीक है, एक के ऊपर एक ब्रिक, सबसे पहले पहले का लाइन लगा दो, ईंटा बिछा दो। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक दूसरा ब्रिक रखते जाओ, फिर उसके बाद फिर ईंटा रखते जाओ। तो जैसे जैसे एक के ऊपर एक ईंट रखते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक दीवार बनते जा रहा है। और यही दीवार एक से 4 दीवार बनेगा, 4 से फिर जाकर के एक हाउस तैयार होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक के ऊपर एक ईंट रखने से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्रिक्स है ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर तैयार करने का काम कर रहा है, किसका, हाउस का। ठीक है, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ हाउस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात पकड़ में आ रहा है, चलिए बहुत धन्यवाद। अगला अगला चीज को देखेंगे ध्यान से। अब हम बात कर लेते हैं कि सर सेल का डेफिनेशन क्या होता है। तो हो सकता है कि आप सेल का डेफिनेशन इससे पहले पढ़े हो या फिर नहीं भी पढ़ा हो। तो सबसे पहले हम सेल का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life, and functional
यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का ये छोटा सा डेफिनेशन होता है। इस सेल को हम लोग फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं। सर आखिर हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? एक एक वर्ड को अब क्या कर रहे हैं, तोड़ के समझने का कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फंडामेंटल, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फंडामेंटल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल, उसके बाद क्या है, फंक्शनल। डन है, बात पकड़ में आ रहा है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से। एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? तो बच्चों अभी अभी हमको इस डेफिनेशन से एक बात तो मालूम चल गया है कि सेल को सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सेल को सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले सेल होगा जो सबसे छोटा और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और यही सेल जब एक से ज्यादा सेल्स बनाएगा, जैसे यहाँ पर बना देते हैं, ये एक ही सेल्स है, और एक से ज्यादा सेल अगर बनाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा सेल बनाया, अगर एक से ज्यादा सेल बनाएगा तो इसको हम ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं बच्चों, टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो सेल से मिल करके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। एक सेल जब एक से ज्यादा सेल एक साथ आ जाएगा, उस पूरा झुंड को, उस पूरा ग्रुप को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। और फिर बहुत सारा टिश्यू एक साथ कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन सर क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, जैसे आपका ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन है। और जब बहुत सारा ऑर्गन एक साथ बच्चों कंबाइन करता है तब जाकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। सर ऑर्गन सिस्टम किसको बोल रहे हैं, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ेंगे या फिर इससे पिछले सेशन में आप लोग पढ़े होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम के अंदर जो आपको ऑर्गन्स दिखाई देंगे, एक से ज्यादा ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन होगा, इसी पूरा सिस्टम को हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसी पूरा प्रक्रिया को हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो। अब देखो अभी अभी हम बोल रहे हैं कि सर एक सेल है जो सबसे स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको हम बोल रहे हैं। एक सेल से एक से ज्यादा सेल बना, उसको हम टिश्यू बोल रहे हैं। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि इस टिश्यू के अंदर सर सेल प्रेजेंट होगा, सेल प्रेजेंट होगा, और इसी टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बन रहा है। तो इस ऑर्गन के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होगा और टिश्यू के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है सर कि इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होगा और इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होगा और इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर ईंट जो है एक के ऊपर एक लगते जा रहा था और एक स्ट्रक्चर तैयार करते जा रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर सेल भी एक के ऊपर एक लगते जा रहा है और एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करते जा रहा है। इसीलिए बच्चों सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। बात पकड़ में है, चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। अच्छा ठीक, अब समझते हैं कि सर फंडामेंटल तो आप मान लिए हैं लेकिन ये बताए भी नहीं किए कि सर फंडामेंटल आप क्यों मानेंगे। बताए हैं जी, नहीं बताए, चलो ठीक है।
इससे पहले अगर आप सेल कभी पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि सर सेल से भी छोटा छोटा कुछ चीज होते हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया आपका, लाइसोजोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सभी के सभी क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होता है। और सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि सेल ऑर्गेनल सेल से भी छोटा है। तो सर सेल को हम लोग फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल को बोल सकते थे, हाँ क्यों बोलते हैं? चलिए तो इस बात को समझते हैं। तो बच्चों अगर सेल ऑर्गेनल्स ठीक है अकेला कहीं पर प्रेजेंट होगा तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पाएगा। शायद आप मेरे बातों को पकड़ नहीं पाए। ठीक है, इसको समझते हैं। पहले ऊपर से मिटा देते हैं तब समझते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको हटाते हैं, रुको। आप समझना ध्यान से। आप समझे ध्यान से। हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं मान के चलो एक अमीबा का फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक अमीबा का फिगर बना, ये अमीबा है। आपको पता होगा कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है, लिख देते हैं यहाँ पर सिंगल सेल। और सिंगल सेल होने के बावजूद भी ये वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जो कि एक ह्यूमन बींग्स करता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उतना सारा सेल्स जो काम करता है अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, वो सारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल परफॉर्म कर लेता है। बात पकड़ में है, सिंगल सेल है। और इस सेल के अंदर से अगर मैं सेल ऑर्गेनल से हटा दूं या फिर निकाल दूं, जैसे मान के चलो कि इसके अंदर से निकाल देते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडिपेंडेंटली बिना किसी पर डिपेंड हुए सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स है ये इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है? सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक और बात लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कि सर एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज नॉट लिविंग। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल is not considered as living। ठीक है, बात पकड़ में, सेल से कोई भी छोटा चीज को हम लोग लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, बात पकड़ में। चलिए, तो आपको ये भी बात पकड़ में आ गया कि फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं। अब बात करते हैं सर इसको हम फंक्शनल क्यों बोलते हैं। तो अगर मान के चलिए कि बेसिक सा हम सेल बना ले, बेसिक सा सेल बना लेते हैं, और सेल के अंदर ये सबसे बाहर वाला ढांचा, इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इस वाला पार्ट को बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी एक्टिविटीज होती है, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, वो सभी के सभी सेल के अंदर ही होता है। इसी वजह से सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर्स इनसाइड द सेल। यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, ऑल द metabolic activities
occurs inside the cell। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो बच्चों, आपको यहां तक कंप्लीटली बात पकड़ में आ गया होगा कि हम सेल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम आपको क्या क्या पढ़ा है। पहला बात बताया कि सर बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में बताया है कि बायोलॉजी का 2 ब्रांच होता है, बॉटनी दूसरा जूलॉजी। बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में और जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर आपको सेल के बारे में डिटेल में बताया है कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है। सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका भी डिटेल में हम लोग इस लेक्चर में देख चुके हैं। तो आने वाला सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इसी चीज के बारे में, और सेल थ्योरी जैसे टॉपिक को कवर करेंगे अगले सेशन में। तो मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।